बातचीत की बारी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की है, इसलिए क्योंकि बीएमसी चुनाव सामने है। 4 साल बाद बीएमसी चुनाव होने को है और सबकी नज़र इस बार है कि जो गठबंधन पहले चुनाव में हमें देखने को मिले लोकसभा विधानसभा में, क्या वो इस चुनाव में कैरी ऑन करेंगे या फिर जो राज ठाकरे को लेकर के जो बातें की जा रही हैं वो किस पाले में जाएंगे। उनकी कई मुलाकातों की चर्चा है, फडणवीस से मुलाकात हुई, इसके अलावा उनकी मुलाकात एक गोपनीय तौर पर उद्धव ठाकरे से होने की कही जा रही है। इसमें क्या सच्चाई है, मैं आप ही से शुरू कर देता हूं। चीफ, आपने तो राज ठाकरे का इंटरव्यू भी किया था, तो राज ठाकरे की बात अगर आपसे ही शुरू की जाए, उस मशहूर इंटरव्यू को देखते और नज़र में रखते हुए, और जो आने वाला बीएमसी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए अभिनव जी, ये इंटरव्यू राज ठाकरे के साथ मैंने 2014 में किया था। तब 2014 का आम चुनाव चल रहा था। राज ठाकरे का कोई तब ऐसा नहीं था कि राज ठाकरे कोई बड़े नेता थे या ऐसा लग रहा था कि उनको सीटें आएगी, लेकिन राज ठाकरे एक करिश्माई नेता है। जब राज ठाकरे बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। तो हमने सोचा यार राज ठाकरे से तो बात करते, तब वो नरेंद्र मोदी की बहुत तरफदारी कर रहे थे, मोदी जी का वो पहला बड़ा एक तरह से आम चुनाव था। तो हम राज ठाकरे से बात की और उन्होंने कहा आइए। अब राज ठाकरे उठते लेट हैं, तो हम वहाँ सेटअप कर दिए 10 बजे, लेकिन वो आते आते 12 बज गए। बिल्कुल परफ्यूम लगा के, उनके पास बहुत परफ्यूम्स है। आप उनके अगर बाथरूम में जाएंगे तो आपको 20 परफ्यूम्स, फॉरेन परफ्यूम्स मिलेंगे। बड़े धूमधाम से आए, स्टाइलिश आदमी हैं। आ गए तो उन्होंने कहा आप मेरे पास आए हो, इसका मतलब है आपकी टीआरपी गिर गई है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनका कहना था कि आप मुझसे इंटरव्यू करना चाहते हो क्योंकि आप जानते हो कि राज ठाकरे का इंटरव्यू होगा तो आपकी टीआरपी बढ़ेगी। तो मैंने कहा नहीं राज जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि आपका एक करिश्मा है, इसलिए करिश्मा बिरिश्मा छोड़ो, आप चाहते हो टीआरपी। मैं जानता हूं कि कुछ हफ्तों पहले मैंने आपके अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया है, उसका वो इंटरव्यू बहुत चला। डोंट वरी, मैं आपका इंटरव्यू उससे दुगना चलाऊंगा। तो मैंने कहा दुगना चलाओगे? तो आप उन्होंने कहा देखते रहिए क्या होता है। तो इंटरव्यू शुरू होता है, तो मैंने कुछ एक सवाल पूछे, मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो बीच में मैंने एक सवाल पूछ लिया। मैं अंग्रेजी में कहकर हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा था कि राज ठाकरे जी आप बहुत भोंकते हैं। तो वो तुरंत गुस्से में हो गए। मैं भोंकता हूँ? अच्छा, मैं भोंकता हूँ? इस तरह से पूरा मेरी तरफ नजर करके। अच्छा, और फिर मैंने पूछा कि आप पार्टी बदलते हैं, यहां से जाते हैं, तो आपने क्या चैनल नहीं बदला है क्या? तो एक नोक झोंक शुरू हो गई और फिर उन्होंने ऐसा कहा आई एम वॉकिंग आउट, मैं वॉकआउट करूंगा। तो वहां हमने ब्रेक ले ली। लेकिन जिस तरह से वो पूरा नोक झोंक हुआ और वॉकआउट बिकआउट हुआ, तो टीआरपी उसकी बहुत हो गई। वो तो बाद में पता चला, लेकिन इंटरव्यू के जैसे ही खत्म हुआ, राज ठाकरे बोलता है देखा मेरा ड्रामा कैसे मैंने दिखा दिया, अब देख लेना तुम्हारी टीआरपी कैसे बढ़ेगी। और तुरंत उसके बाद उन्होंने हमको खाने पर बुलाया, अच्छा खिलाया। राज ठाकरे जैसे मैंने कहा शौकीन है, सेंट्स हो, खाना हो, बड़े अच्छी तरह से खिलाते पिलाते। मुझे अभी भी याद है अभिनव, जिस दिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल रहा था, या उनकी लास्ट टेस्ट मैच थी, मुंबई में ही थी, 200 टेस्ट मैच, तब राज ठाकरे ने हम सबको एक तरह से दावत दी थी। वो सचिन को भी अच्छी तरह से जानते हैं और चाइनीज़ खाना खिलाया था। राज ठाकरे उन नेताओं में है जो मुझे लगता है वो मेड फॉर टीवी है। तो मेड फॉर टीवी जब नेता आता है और वो आपके सामने खड़ा रहता है और ड्रामा एक तरह से करता और कहता है आई एम गोइंग टू वॉक आउट, अब आपको सिखाऊंगा पूरा, उनमें वो एक अदा है खास करके। और मुझे अभी आपके वाराणसी में उस इंटरव्यू के कुछ हफ्तों बाद मैं चला गया, तो लोग मुझे अरे आप वही है ना जिसको राज ठाकरे ने सबक सिखाया? तो मैंने कहा हाँ सर मैं वही हूं। अरे देखा कैसे सबक आपको सिखा दिया। तो राज ठाकरे भी खुश, जनता भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि हमारी टीआरपी बढ़ गई। तो इफ यू वांट टू, अगर आपकी टीआरपी कभी लल्लन टॉप की या आज तक की इंडिया टुडे की डाउन हो जाती है, तो राज ठाकरे को जरूर इंटरव्यू कीजिए। साहिल जी बहुत करते हैं, साहिल जी ने उनका बहुत सबसे ज्यादा इंटरव्यूज किए उनके। इस कहानी से दर्शकों शिक्षा ये मिलती है कि जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है
उस पर भी थोड़ा सा डाउट कीजिए। ये आपने अच्छा किया बता दिया हमारे सुधी दर्शकों के लिए। मैं अभी ये तो पुराना किस्सा हो गया, मैं राज ठाकरे की पॉलिटिक्स को समझना चाहता हूँ, क्योंकि साहिल उनकी मुलाकातों के बड़े चर्चे हैं और ये भी चर्चा है कि वो किस पाले में जाएंगे। जो उद्धव ठाकरे हैं उनके लोग या उनके समर्थक चाहते हैं कि दोनों भाई वापस से एक हो जाएं, उधर से कोई इशारा नहीं मिल रहा है। फिर एक मुलाकात होती है 12 जून के दिन, जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की। फिर एक चर्चा ये भी होती है कि जब पहलगाम हुआ था उस टाइम पे शायद दोनों भाई विदेश में मिले थे। क्या सच्चाई है, क्या चल रहा है, ये आप ही बता सकते हैं। नहीं, विदेश में तो मिले थे ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी कि राज ठाकरे किसी और देश में थे और उद्धव ठाकरे किसी और देश में थे, तो वो मिलने की संभावना तो बहुत ही कम है, या ना के बराबर आप पकड़ लीजिएगा। जैसे अभी राजदीप बता रहे थे उनके एक इंटरव्यू के बारे में, जो इंटरव्यू मैंने भी देखा था, और वो बात सही है उनकी कि हिंदी थोड़ी सी कमजोर होने की वजह से वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन में शायद राजदीप गलत सवाल पूछ लिए और उसके वजह से वो भड़क गए। उसके बाद जो हुआ वो तो मुझे पता नहीं, अब जो राजदीप बोल रहे हैं उस पर मैं भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन हमने हाल ही में उनका इस पे आपको संदेह है क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? नहीं, मुझे संदेह नहीं है। मैं राज ठाकरे ऐसे खुश मिजाज किस्म के हैं, और एक बड़ी उनकी बात यह है कि वो कभी भी संपर्क आपसे खत्म नहीं करते। भले आपसे झगड़ा हो जाए, आपको फोन करके आपसे दो बात इधर उधर कर ले, लेकिन आओ भगत करेंगे, घर पे खाना खिलाएंगे, ये सारी चीजें तो वो करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए हर पार्टी के नेता भी उनके आसपास, जैसे एकनाथ शिंदे, कुछ ही दिन पहले उन्होंने पब्लिक रैली में बोल दिया था कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का नाम और सिंबल ले लिया वो ठीक नहीं किया, लेकिन उनके साथ में स्नेह भोजन करने में भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। तो बेसिकली वो वैसे उस तरीके से खुशमिजाज तरीके के नेता है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, अभी के इंटरव्यू की बात करना चाहता हूं, जो हमने अभी मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले मैंने किया था उनका इंटरव्यू। मुंबई तक के लिए मराठी में इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू का सुधीर ने वो इंटरव्यू सुना होगा, लेकिन उस इंटरव्यू का मेन हमारा फोकस था वो बेसिकली महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजनीति, इसको लेकर हमारा फोकस था। महाराष्ट्र की संस्कृति को लेकर भी हमें मराठी संस्कृति को लेकर भी हमें बात करनी थी। तो मैं और मराठी के एक जाने माने फिल्म निर्देशक है केदार शिंदे, हम दोनों ने मिलकर उनसे बात की थी। उस इंटरव्यू में हमने कई मुद्दों पर बात की, और आपको आश्चर्य लगेगा, उसमें उन्होंने एक फोटोग्राफ का जिक्र किया कि देखिए महाराष्ट्र की राजनीति कितनी भद्दी हो गई है कि एक फोटो में देवेंद्र फडणवीस बीच में बैठे हुए हैं और उनके दाईं ओर अशोक चौहान बैठे हुए हैं, उनकी दूसरी तरफ अजित पवार बैठे हुए हैं, एक तरफ छगन भुजबल बैठे हुए हैं, और बाकी सारे ऐसे नेता, कांग्रेस एनसीपी के सारे नेता उनके आसपास बैठे हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र में 10 साल पहले हमने कभी सोची भी नहीं थी कि, और वो दोनों नेता अशोक चौहान और अजित पवार, जिनके खिलाफ बीजेपी ने मुहिम चलाई, ये उन्होंने जिक्र किया था उस इंटरव्यू में। हाल ही वाला जो इंटरव्यू मैंने कहा, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के पहले वाला ये इंटरव्यू, उसमें मैंने उनको एक सवाल पूछा था जो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें स्पष्ट करेगा। मैंने उन्हें पूछा था कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली में आप या राजदीप जैसे लोग जो दिल्ली में बैठते हैं, वो महाराष्ट्र की तरफ जब देखते हैं तब उन्हें 2 ब्रांड्स महाराष्ट्र में नजर आते हैं, पॉलिटिकल ब्रांड्स, ठाकरे और पवार। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के ये जो 2 ब्रांड्स हैं, जो दिल्ली से जो पत्रकार देखते हैं, उनको लगता है कि ये 2 ब्रांड्स ठाकरे और पवार, क्या उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और क्या ये 2 ब्रांड्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? तो उस पर उन्होंने ये बात कही कि हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को कि ठाकरे और पवार ब्रांड्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और उसके अगली लाइन में उन्होंने ये कहा कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोई कितनी भी कोशिश करे, लेकिन ये 2 ब्रांड्स कभी खत्म नहीं होंगे। ये बात भी उन्होंने कही। तो बेसिकली कहीं ना कहीं उनके मन में भी ठाकरे ब्रांड को कमजोर किया जा रहा है, ये भावना उनके मन में भी है। ये बात सबसे पहले हमको ध्यान में रखनी चाहिए। जहां तक बात रही उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत की, देखिए क्या है कि राज ठाकरे जो शिवसेना से अलग हुए हैं, वो पॉलिटिकल कारणों की वजह से अलग नहीं हुए। ये सियासत का बंटवारा, या किसी भी फैमिली में जो फैमिली की
दौलत शब्द का इस्तेमाल करना लिटरल सेंस में ठीक नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल दौलत हम कह सकते हैं, उसमें बंटवारे को लेकर ये दोनों भाई अलग अलग हुए थे एक तरीके से, अगर हम वैसे देखें तो जिसकी वजह से सिर्फ पॉलिटिकली वो अलग नहीं हुए, तो फैमिली भी अलग हो गई। तो ऐसी सूरत में साथ में आना बड़ा मुश्किल होता है, और ये हमेशा हमने देखा हुआ है कि जैसे वरुण गांधी और राहुल गांधी कभी साथ में हमें आते हुए नजर नहीं आए, पशुपति पारस और चिराग पासवान कभी उस तरीके से साथ में एक साथ आते हुए हमें नजर नहीं आए। तो जब पॉलिटिकल स्प्लिट फैमिली के अंदर होता है, तब आमतौर पर लोगों को साथ में आने में बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी बात यह भी है कि शिवसेना और एमएनएस का जो वोट बैंक है या जो उनका प्रभाव क्षेत्र है वो एक ही है, तो ऐसे में प्रैक्टिकली भी दोनों को साथ आने में बड़ी दिक्कत होगी। सिर्फ एक ही बात है कि जो उन्हें साथ में ला सकती है, वो ये कि दोनों ही पार्टी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है, जो डिसीजन मेकर नहीं है एक तरीके से, उनमें ये जरूर भावनाएं हैं कि दोनों का नाम खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और उनकी भावनाएं जरूर ये कहती है, जब भी पब्लिक रैली में उसका जिक्र किया जाता है, तब जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं का रिस्पॉन्स आता है, उससे पता चलता है कि ये कोशिश जरूर वहां पर उस तरीके से की जा रही है। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं, विदेश में तो वो लोग नहीं मिले, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि दोनों पार्टी के कुछ नेताओं ने एक दूसरे को संपर्क करने की कोशिश की है और कहा है कि भाई हमें बीएमसी के चुनाव में हमें साथ में आना चाहिए। उस पर बात यहां पर आकर अटक रही है कि दोनों ही भाइयों को एक दूसरे के बर्ताव पर कोई भरोसा नहीं है, दोनों को एक दूसरे के बारे में अविश्वास है, दोनों को ही ऐसा लगता है कि हम स्टेप उठा लेंगे और उसके बाद सामने वाला शायद पीछे जाएगा और फिर मुझे एक बार फिर अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है, तो मैं अपने पत्ते अभी क्यों खोलूं। ये कहीं ना कहीं भावना दोनों के मन में साफ नजर आती है, जो मैंने अब तक देखा हुआ है उसके मद्देनजर। और इसके वजह से आज की स्थिति में अगर हम देखें तो सेंटिमेंट है उनके कार्यकर्ताओं में कि दोनों को साथ में आना चाहिए, एक नया कॉम्बिनेशन वर्कआउट होगा महाराष्ट्र में। और दूसरी तरफ यह भी बात की उतनी सच्चाई है कि इतने जल्द वो चीज हो पाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी भी काफी कम नजर आती है, ये इस रीजन के वजह से। और बीजेपी के साथ जाने पे क्या सुगबुगाहट है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात हुई? देखिए, बीजेपी, जहां तक मुझे लगता है, बीजेपी कभी भी कोवर्टली एमएनएस के साथ अलायंस नहीं करेगी, उनका अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। और इसीलिए ये बात की मानी जा रही थी कि राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ समझौता कर लेंगे, बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी को सीट्स छोड़ेंगे, यानी शिवसेना को सीट छोड़ेंगी और उसमें से एक हिस्सा राज ठाकरे के पास चला जाएगा। ये बातचीत ज्यादा ठीक लगती है। देखिए, बीजेपी कभी नहीं चाहती कि एमएनएस साथ में आए, जिसके वजह से खास करके एमएमआर रीजन में जो उत्तर भारतीय वोट्स हैं उनसे खिसक जाए। देखिए, लोकसभा चुनाव में ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, लेकिन जो लोकल चुनाव है उसमें शायद ये चीजें फर्क कर सकती है, तो जिसके वजह से वो कभी भी डायरेक्टली उनके साथ में अलायंस नहीं करेंगे। बाकी अब बातचीत होगी, राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस अच्छे दोस्त हैं, उनका कांटेक्ट एक दूसरे के साथ काफी बढ़िया है, एक दूसरे के साथ संपर्क काफी अच्छा है। राज ठाकरे जब चाहे तब देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं, फडणवीस उनके घर जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकती है, ये बीजेपी को पता है, और इसके लिए वो डायरेक्टली उनके साथ में नहीं जाते। इस तरीके से अगर हो सके तो करने की कोशिश उनकी हो सकती है, लेकिन उसमें भी दिक्कत यह है कि सीट एडजस्टमेंट कैसे हो, क्योंकि बीजेपी कोशिश करेगी कि इस बार उनका परफॉर्मेंस ऐसा हो कि जिसमें कम से कम मुंबई जैसे शहर में उनका जो एक पुराना सपना है कि अपना मेयर होना चाहिए, वो सपना उनका पूरा। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ने की उनकी कोशिश है। अब उसमें राज ठाकरे कितनी चीजें मानेंगे नहीं मानेंगे, वो सारी चीजें एक अलग से उनको पता है कि अलग से चर्चा होगी उसमें। और दूसरी बात ये भी है ना कि 3-4 महीने अभी बाकी है चुनाव होने में, तो आज की स्थिति में पहले से उस पर बात करके लोग चीजें खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस वक्त पता चलेगा उनके कार्यकर्ताओं को कि राज ठाकरे भी साथ में आएंगे, हो सकता है कि जो फेंसिंग पर बैठे हुए हैं, कि जो उनकी पार्टी में आना चाहते हैं बीएमसी के चुनाव लड़ने के लिए, वो रुक जाए, पता नहीं उनको सीट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ये सारी चीजें रहेगी।
तो वो पहले इनकमिंग एक बार खत्म हो जाएगा पार्टी के अंदर, उसके बाद शायद वो उनसे बात करें। सुधीर जी, मैं आपके पास भी आता हूं। आपसे सवाल यह है कि राज ठाकरे किसके साथ जाना पसंद करें खुद अगर उन्हें चुनना हो, उद्धव ठाकरे के साथ या बीजेपी के साथ? भारतीय जनता पार्टी ने सब सब चुनाव जीते, जैसे महाराष्ट्र जीता, सब स्टेट जीते, लेकिन अभी तक बीएमसी में वो जीत नहीं पाए। हालांकि वो शिवसेना के साथ में 10 साल पहले राज कर चुकी है, बीएमसी में दोनों साथ में ही थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है वो चाहते कि उनके साथ कोई एक ठाकरे रहे, क्योंकि उनके साथ अभी उद्धव ठाकरे नहीं है। और बंबई बोले तो यहाँ पे ठाकरे जो ब्रांड है, वो सरनेम है, वो उनका काफी बोलबाला है, उनका काफी इंपॉर्टेंस है। और मराठी मानुस की अस्मिता यहाँ पे सब महाराष्ट्र में हर इलाके से ज्यादा, मुंबई में सबसे ज्यादा स्पार्क रहता है मराठी मानुस की अस्मिता की, क्योंकि यहाँ पे जो मराठी मानुस है वो खुद को एक माइनॉरिटी में कभी कभी फील करता है, कभी कभी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स उसमें रहता है। और मराठी सबसे ज्यादा जो मुंबई की है, वहां पे मराठी मानुस ढूंढेंगे तो कम मिल रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी मिल बंद होने की वजह से, रोजगार की कमी होने की वजह से वो सब फार फ्लंग जो सबब्स है, जैसे कल्याण हो, डोंबिवली हो, पनवेल हो, कर्जत हो, ऐसे इलाके में चले गए। इसलिए मुंबई में मराठी मानुस की कमतरता है, इसलिए उनमें एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स का हो या माइनॉरिटी का एक अभाव, ये आ जाता है। इसलिए इलेक्शन मराठी मानुस का काफी मुद्दा जोर से रहेगा इस इलेक्शन में, हर तरह की तरह इलेक्शन की तरह। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आ जाएंगे तो उनको लिए एक बड़ा दिक्कत हो सकती है और कोई एक चैलेंज बड़ा हो सकता है। इसलिए वो सोच रहे कि दोनों भाई साथ में न आए। इसलिए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कुछ दिन पहले राज ठाकरे के साथ में मुलाकात की थी और प्रयास करे कि वो ना उद्धव ठाकरे के साथ आए, बल्कि मेरी जो जानकारी, अंदरूनी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी को उनके साथ में लेना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ इसलिए लेना नहीं चाहती कि उसके वजह से जो उत्तर भारतीय वोट है वो छिटक सकता है, वो कुनबा छिटक सकता है। इसलिए उनकी जो स्ट्रैटेजी है, राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे के साथ में टाइप किया जाए, यानी कि मराठी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस दोनों मराठी वोट सबसे ज्यादा ले, और बीजेपी जो उत्तर भारतीय है, मारवाड़ी है, गुजराती है, साउथ इंडियन है, वो ज्यादा पैमाने पे ले, ऐसे उनकी स्ट्रैटेजी है। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि अभी क्या होगा वो पता नहीं। राज ठाकरे किस तरह मुनाफा ज्यादा देखते हैं, बीजेपी तरफ मुनाफा देख रहे हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ देखते हैं। और दूसरी अहम अंदरूनी ऐसी बात है कि अब दोनों भाई कुछ दिन पहले जो कश्मीर में जो हमला हुआ, उसी टाइम में वो दोनों आउट ऑफ कंट्री थे। अब वहां पे ऐसी बात भी चल रही है कि दोनों की मुलाकात वहां पे हुई है और वहां पे सब चीजें भी डिस्कस हुई है, लेकिन वो कैसे किया जाए, क्या किया है, जब इलेक्शन मुझे लगता है कि डिक्लेयर होगा तो उनकी जो काफी चीजें वो बाहर भी उस टाइम पे आ सकती है। लेकिन राज ठाकरे के लिए एक द्विधा स्थिति है, जो रूल पार्टी रूलिंग में उसके साथ में जाए और जो अपनी भाई की पार्टी है जो पावर में नहीं उनके साथ में जाए, कि उनमें भी जान फूके और अपने में भी जान फूके, ऐसा डिसीजन ले। ये उनके लिए मुझे लगता है कि द्विधा डिलम वाली सिचुएशन है। लेकिन राज ठाकरे के बारे में बोल भी नहीं सकते क्या डिसीजन लेंगे। जैसे हमने देखा 2014 में मोदी जी के साथ में, बाद में 19 में अगेंस्ट में, बाद में वापस, तो अनप्रेडिक्टेबल ऐसी उनकी राजनीति रही है। लेकिन समय के साथ सब चीजें बाहर आ जाएगी। अपर हैंड बीजेपी को बिल्कुल है इलेक्शन में, लेकिन दोनों भाई साथ में आएंगे, थोड़ा एक नैरेटिव बिल्कुल बन सकता है। अभी वो नैरेटिव जैसे उद्धव का 2 वोट है, राज का 2 वोट है, अलग अलग चले जाएगा तो कुछ मतलब नहीं, लेकिन 2 का 4 हो जाता है और 4 की वजह से दूसरा जो आदमी बीजेपी की तरफ दूसरी तरफ जाने वाला वो भी आ जाता है। 4 के 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और नैरेटिव में बहुत राज ठाकरे बनाने में माहिर है। इसलिए सब चाहते हैं कि भले ही उनका कोई बेस नहीं हो, कुछ ज्यादा ये नहीं हो, तो साथ में रहे।